Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study. प्रैक्टिस सेट नंबर 605। ठीक है, 605वां टेस्ट है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में महाजनपद है, सूची 2 में है राजधानियाँ। तो गांधार महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, वत्स महाजनपद, कौशल महाजनपद मिला दीजिए। देखिए वत्स की बड़ा पूछते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछा एग्जाम में। वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी। ठीक है, अब ऑप्शन जाकर देखते हैं। सी के 2 से एलिमिनेट हो रहा है क्या? सी का टू केवल 2 ही में, ठीक है। तो या तो आंसर ए है और डी है। तो वत्स महाजनपद की कौशाम्बी हो गई, कौशल की हो गई श्रावस्ती। ठीक है, डी का 3, सी का 2, डी का 3, सी का 2, डी का 3, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो महाजनपद और उसकी राजधानियाँ का मिलान इस प्रकार होगा जैसे गांधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। उज्जैन की राजधानी का नाम था, उज्जैन की राजधानी थी अवंतिका। ठीक है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम था उज्जैनी और राजधानी थी इसकी अवंतिका। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। देखिए उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और उज्जैन विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नंद वंश का संस्थापक बताइए कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद या घनानंद? महापद्मनंद। तो नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने। महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है, जिसने 5वीं और 4वीं सदी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। देखिए शक, पहलव, कुषाण ये तो बाद में आए, इससे पहले इनमें से ही है उत्तर। किसने सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण किया? ईरानियों ने। ठीक है, और दूसरा स्थान आता है इंडो ग्रीक का यानी यूनानियों का। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो कि असफल रहा, ईरान के हखमनी वंश के राजा साइरस ने किया था। ठीक है, 558 से 530 ईसा पूर्व। प्राचीन काल में ईरान को पर्शिया कहते थे। ठीक है, और भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण ईरान के ही डेरियस प्रथम ने किया था, जिसका नेतृत्व करता था स्काईलार्क। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? दूसरा विदेशी, पहला यूरोपीय किया गया यूनानियों के द्वारा। ठीक है, इंडो ग्रीक। तो बौद्ध काल में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा। यूनानियों ने सबसे पहले इसी आर्यन क्षेत्र पर आक्रमण करके इसके कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लिया। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले आक्रांता थे बैक्ट्रिया के ग्रीक राजा। ठीक है, देखिए इन्हें भारतीय साहित्य में यवन के नाम से भी जाना जाता है। हिंद यवन, इंडो ग्रीक। यवन शासकों में सबसे शक्तिशाली था सिकंदर, जिसे उसके देश में अलेक्जेंडर कहा गया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अपर पीसीएस लोअर पीसीएस दोनों में कई कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इनमें मगध, अवंती, वत्स, कौशल सबसे प्रमुख राज्य थे, जिनमें मगध ने कालांतर में 16 महाजनपदों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? किस गणराज्य के साथ तनातनी रहती थी मगध के राजा अजातशत्रु की? बताइए। बज्जी, वैशाली और पांचालन दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं? इसके साथ ज़्यादा रहती थी, वैशाली के साथ। ठीक है,
तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ गणराज्य के साथ युद्ध रहा। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, बज्जी, कौशल और काशी महाजनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। देखिए, पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम अनेक स्थानों पर आया है क्योंकि वह बुद्ध का समकालीन था और तत्कालीन राजनीति में उसका बड़ा हाथ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का संस्थापक तो हो गया महापद्मनंद और अंतिम सम्राट था घनानंद। तो नंदवंश का अंतिम सम्राट जो है घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन का मतलब है भयानक सेना का स्वामी। कौन है इसमें से उग्रसेन, बताइए? महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार? महापद्मनंद को। तो महापद्मनंद मगध का वीर और प्रतापी राजा था। उसने मगध के नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद को उग्रसेन नाम से भी जाना जाता है। उसका जन्म शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदी की दासी के गर्भ से हुआ था और उसने महानंदी की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। उत्तर वैदिक काल में दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी? ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दक्षिण अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पश्चिमी भारत में अवंती जो है ना, अवंती जनपद प्रमुख था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अगर उत्तरी अवंती की राजधानी आपसे पूछी जाए तो उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की पूछी जाए तो महिष्मती थी। बुद्धकालीन अवंती का राजा चंड प्रघोत था, ठीक है, जिसकी पीलिया नामक बीमारी का इलाज बिंबिसार के वैद्य जीवक ने किया था, ठीक है। पीलिया था चंड प्रघोत को। इसकी बीमारी का इलाज किसने किया? बिंबिसार के वैद्य जीवक ने। बौद्ध पुरोहित महाकात्यायन के प्रभाव से चंड प्रघोत जो है वो बौद्ध बन गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? कौन है काकवर्ण? यह है काला अशोक, ठीक है। चारों बौद्ध संगति आपको कई बार बताई हैं, किसने अध्यक्षता की है, कहाँ की है, किसका शासनकाल था, ये सब याद रखिएगा। तो बात करें दूसरी बौद्ध संगति के बारे में तो स्थान है वैशाली और समय है 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष है साबक मीर और शासनकाल है काला अशोक का, ठीक है। शिशुनाग वंश है उसका। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 12वें प्रश्न पर आ जाइए। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? कहाँ हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन में। तो सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोध मालवा तथा शूद्रक गणों का था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया और फिर मालवा नरेश पराजित हो गए, ठीक है। देखिए, सिकंदर ने यहाँ भीषण नरसंहार करवाया और वापस लौटते समय रास्ते में 2323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? कौन सी नदी थी वो? रावी नहीं थी, सतलज नहीं थी, चेनाब नहीं थी, वो थी झेलम, ठीक है। बी है इसका आंसर। तो सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पुरु यानी पोरस से हुआ और इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है। हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है। देखिए, महाराजा पुरु सिंध प्रांत सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करके पोरस से युद्ध करना पड़ा, परंतु वर्षा के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी को पार करना बड़ा मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किस प्रकार का मृदुभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है?
मृदु भांड का मतलब होता है, भांड का मतलब होता है बर्तन, मृदु, ठीक है। मृदु मतलब मुलायम, एक तरह से देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन, ठीक है। अब बताइए, गेरुए रंग वाले थे ये, चित्रित धूसर थे, उत्तरी काले पालिशकृत थे, या काले और लाल बर्तन थे। दूसरी नगरीकरण का प्रमाण है भारत में उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन या उत्तरी काले पालिशदार बर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तरी काले पालिशदार बर्तन या मृदु भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण जो है इनको माना जाता है। बर्तन स्लैश करके कर देते हैं मृदु भांड। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु जो है मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुणिक था और भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर उसने अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था, ठीक है, चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। क्लियर? तो 15 प्रश्न थे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी, अभी फ़िलहाल यूपी पीसीएस की बात करेंगे, अपर लोअर की, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।